कृषि पर्यवेक्षक की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कह रहे, हिंदी बोलो? तो अभी क्या उर्दू में बात कर रहा था? हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये हिंदी में दे रहा हूँ कि अरबी में, फारसी में दे रहा हूँ? हाँ? चलिए, अच्छी बात है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद ऐसी भरी भरी क्लास मिल रही है पढ़ाने का, तो थोड़ा मजा ही कुछ और आएगा। अच्छा, मुझे इसमें से बताइए कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मेरे से पहले पढ़ चुका? हाँ? आवाज अच्छा, वो क्या इतने दिन क्या वो माइक लगाने की आदत नहीं थी मेरी, तो कल से माइक ले आऊंगा मैं। वैसे मेरी आवाज बहुत बुलंद है, तो ठेठ तक आती है। और ये आपकी जितनी ये आबादी है ना, उससे दुगने बेच तो मेरे विद्यालय में मैं पढ़ा के आता हूँ, तो वहाँ 180 बच्चे बैठते हैं। हाँ, वो भी धीरे धीरे पता लगा देंगे, ठीक है। और मेरी पढ़ाने की शैली, पढ़ाने का तरीका और क्या है, किस तरीके के, सब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। इसलिए थोड़ा पेश है। अब मुझे बताइए लास्ट तक, भाई साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आ रही है? सबको सुनाई दे रही है? और पत्ते की सरसराहट बंद कर दो, ये तो ऑटोमेटिक ही सब सुनाई देगा। सच बात तो यही है। अगर हम किसी को सुनना चाहते हैं तो आवाज सुनाई दे देती है, और हम सुनना ही नहीं चाहते तो फिर हमको नहीं देता सुनाई नहीं देता है। बड़ी भावनाओं में मत बहकना, ठीक है ना? वो देती है, वो बाद में आएगी, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसे कोई है विद्यार्थी जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में? कितने हैं ऐसे? वे हाथ खड़ा करें। चलिए, तो यहाँ जितने नए आए हुए, वो इनसे पूछ लेना मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और मैं कौन, ताकि आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि हम किस बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ये लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी फैकल्टी आपको पढ़ाने आती है, मैक्सिमम हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। और कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं। अभी भी मैं सीधा विद्यालय से ही आ रहा हूँ, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है, वो 4:30 बजे पेपर खत्म होता है, तो आने में टाइम लगता है। और इस वजह से मैंने सर से ही बात की, मेरी क्लास तो रखो ही मत आप, क्योंकि थोड़े दिन तो 24 तारीख तक पेपर है, तो रखो ही मत। उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदी की क्लास तो रखनी पड़ेगी। मैंने कहा फिर तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने दोनों ऑप्शन रखे, या तो मेरी 7 से 8 क्लास रखें ताकि मैं शांति से आ पाऊँ। भागम भाग में आते हैं कि क्लास होगी। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है कि क्लास पढ़ानी पढ़ानी। मैं तो आप लोगों के लिए इतनी भागम भाग कर रहा हूँ। सुबह का एग्जाम होता है 9:30 बजे, हम और मैं पुलिस थाने से पेपर लेके जाता हूँ, क्योंकि पेपर है ना, अब स्कूल में नहीं रहते, थाने में पड़े रहते, सिक्योरिटी में होते हैं। फिर वो फर्स्ट पारी का पेपर होता है, फिर उसके बाद सेकंड पारी का पेपर होता है। यानी कि आप मान के चलिए 8 बजे से लगा करके अब तक ड्यूटी में ही थे, तो थकान तो होती है। फिर उस बाद पढ़ाने आना तो और ज्यादा थकान हो जाती है, और 44 साल की उम्र हो गई तो इतने में तो फिर थकान होती है, ठीक है ना? हाँ आप, हाँ क्या कह रहे हो? मैं 1981 का मॉडल हूँ, तो आपको इतना घबराने की आवश्यकता, ठीक है ना? जितनी तो आपकी उम्र है उतने तो मैंने अपनी पढ़ाई में खपा दी है। तो आपको हाईली क्वालिफाइड मतलब व्यक्ति हूँ, नेट स्लेट एमफिल सब कर रखा है, और काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी ये तो एक ये संयोग है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी होती है, इसलिए मेरी यहाँ जरूरत पड़ी। बाकी मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं तो फर्स्ट ग्रेड आरएस वगैरह, सेकंड ग्रेड रीट पटवार एलडीसी उन लोगों के लिए बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं उनको ही पढ़ाता हूँ। काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, 2003 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मुझे लगभग 20 से 21 साल तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही हो गए। तो आपको इस मामले में को लेकर के कि हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में ये सर हमको कैसा पढ़ाएंगे, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहे। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा पढ़ा के जाऊंगा। और आपको ये लगे नहीं सर आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ और भी हैं फैकल्टी जो आपको पढ़ा सकते हैं। बस ये है कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। और मैं आपको दावे के साथ कहूं कि आपको मेरी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन करवा के जाऊंगा, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि आपके सिलेक्शन को फाइनल करने वाली सब्जेक्ट कौन है? हिंदी है। क्योंकि हम हिंदी सिर्फ 12वीं तक पढ़ने के बाद छोड़ चुके होते हैं, बाकी दूसरी हमारी सब्जेक्ट जो आपकी एग्रीकल्चर की जो होती है वो पढ़ते हैं। तो हिंदी हमारी कमजोर हो चुकी, और उसको बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी है। बाकी मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और मेरी पढ़ाने की शैली क्या है? जब तक मैं बोलता हूं तब तक मैं ही बोलता हूं, किसी का पेन नहीं चलता।
इसका मतलब ये है कि नहीं, मेरे मतलब जो है पहले नियम कायदे बता दो, तो आपको लगेगा कि नहीं कैसे हमको सर के साथ एडजस्ट करना। मैं बोल रहा हूं इसका मतलब सिर्फ आपको सुनना है, लिखाने का मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, और मेरी क्लास कभी बोरिंग नहीं होने वाली है। आपको बहुत आनंद के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत सारे आपको इंजॉय करने वाले जैसे तरीके होते हैं उस सारे तरीकों के साथ पढ़ाने वाला हो। तो आपको लगेगा हिंदी जैसी सब्जेक्ट को हम ऐसे कैसे बोझिल से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको, और मेरी क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि सर की क्लास हो, जल्दी हो। वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि एक दिन में आपको यूं पता नहीं लगेगा, और पर आज जब मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको पता लग जाएगा कि नहीं सर सही कह रहे थे। तो कभी भी किसी का भी आकलन करें तो उसका पूरा जो विश्लेषण है अच्छी तरीके से देखने के बाद हमें करना चाहिए। खैर ये बात तो हो गई। चलिए, ये दार्शनिक बातें हैं सारी, ये सभी टीचर करते हैं, वैसा मैं भी कर रहा हूं। अब बात पर आते हैं सीधे कि देखिए, आज आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी क्लास में तनाव कम करने के लिए आता हूं। तनाव तो दूसरी क्लास के लिए छोड़ देना, आप मेरी क्लास में तनाव मुक्त होकर के बैठना है। तो पहले तो कॉपी और पेन बिल्कुल बंद कर दो, जिसके पास भी है। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते ना, बस वैसे। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर ये हमने गंभीरता नहीं रखी तो कहीं न कहीं आपको अपने सिलेक्शन से 1-2 साल पीछे जाना पड़ेगा। कि मैंने ये देखा है कि कंपटीशन में मुझे काफी सारा अनुभव हो चुका है। तो मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी जब क्लास में पढ़ता है वो तब उसका पूरा ध्यान पढ़ने में नहीं होता, थोड़ा ध्यान इधर उधर होता है। मेरी क्लास को आप अगर पूरा प्योरली सुन लोगे, मैं बहुत कम और लिमिटेड ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता इतना ही पढ़ाना है। तो वो पढ़ने के बाद घर जाने के बाद थोड़ा सा रिकॉल कर दो। रिकॉल का मतलब उसको पढ़ लो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि मेरी पूरी कोशिश रहती है जितना पढ़ाऊं उतनी क्लास में याद हो जावे, उतना ही पढ़ाता हूँ। युद्धनिक लंबा चौड़ा पूरा लिखा के चला गया, 3,42,239 वर्ष किलोमीटर, और ये इतने, और फिर उतने डेटा, इतना आपको कहीं लगे कि इससे डेटा करने की आवश्यकता भी नहीं, बस उतना ही लिमिटेड ही पढ़ना है। एक अच्छी कॉपी बनानी है आपको जिसमें हिंदी का पूरा पार्ट लिखा जावे। छोटी पतली कॉपी मत बनाना, क्योंकि आने वाले समय में आप सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही नहीं हो, आप किसी और अच्छे पोस्ट पर जाने वाले हो जहां पर हिंदी होती है। आरएस तक की हिंदी के लेवल को पढ़ाने वाला हूं। मैंने आरएस के खूब सारे बैच पढ़ाए हुए, तो मुझे पता है कि मैं वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर में 200 नंबर की हिंदी आती है। कितने नंबर की? हाँ, 200 नंबर की। और ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मतलब क्वालिफाइड है, तो वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी आपकी हैंड टू हैंड हो गई, यूं समझ लीजिए। आपके भाई बहन अगर कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं और उनके लैंग्वेज होती है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, उनके हिंदी पार्ट आता है, उनको भी आप हिंदी का नॉलेज दे सकते हो। इस लेवल तक की हम पढ़ाई करने वाले हैं। आप अगर भविष्य में कभी, मुझे याद है, मैंने उदयपुर के लगभग सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच जहां चलते हैं, हर कोचिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ का अलावा भी मैं ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जहाँ उदयपुर में, चाहे वो एनसी हो, चाहे हल्दर हो, चाहे हाईटेक हल्दर हो, बहुत सारे जितने भी चलते हैं सब में मैंने पढ़ा रखा। और अभी मैं सिर्फ यही पढ़ाता हूँ, सिर्फ रॉयल में ही पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे ही क्लास लेता हूँ, उसके बाद नहीं लेता, क्योंकि इतना अपने पास समय नहीं है। तो आपको ही देने के लिए वो समय मैंने अपना फिक्स कर रखा है, और वो पूरा आपको नॉलेज में देके जाऊंगा। अब बात करते हैं हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके की तैयारी करनी है। आपको पता है आपका पाठ्यक्रम जो है वो 15 प्रश्न का पाठ्यक्रम है। कितने? 15 प्रश्न का पाठ्यक्रम है। तो आपको पता है आपका कितना वेटेज है इसमें? 45 नंबर का, 45 नंबर। एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ? 3 नंबर का। यानी कि मैं पूरी परीक्षा में आपके 45 नंबर के लिए बनाऊं, यानी मैं आपकी मदद कितने नंबर के लिए कर रहा हूं? 45 नंबर, यानी 45 नंबर के लिए मैं 15 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए कम से कम 50 से 60 घंटे में आपको दूंगा। कितने घंटे? 50 से 60 घंटे। उन 50 से 60 घंटे जो हमने कक्षा 6 से 12 तक जो हमने हिंदी व्याकरण पढ़ी, जो हमने 6 साल में व्याकरण पढ़ी, उसे मैं 50 घंटे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, बहुत सारे जो वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, जितने भी टॉपिक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द जो हमने बचपन में पढ़े हैं, उनको हम वापस गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे,
क्योंकि वो तो बचपन में पढ़े बहुत सी चीजें, लेकिन वो जो चीजें पढ़ी और आजकल जो कंपटीशन के दौर में आती है उनमें बहुत अंतर, रात दिन का अंतर। और हम तो एग्जाम में हमारी ड्यूटी भी लगती है, हम तो देखते हैं पेपर किस तरीके से बनते हैं, कैसे आते हैं, करते हैं, और बच्चा क्या कर लेता है, किस गलती करता है, तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकली हम शेयर भी करेंगे। अब बात आती है पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उससे पहले बेसिक बातें, दो बातें आपको समझनी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे आप रामबाण कह सकते हो या एक गुरु मंत्र कह सकते हो। आप में से ऐसे कितने हैं जो रटने का स्वभाव रखते हैं? रटने का स्वभाव रखते हैं, हाँ कोई बात नहीं, रट सकते, रटते हैं, निश्चित तौर पर रटते होंगे। और कौन इतने, बाकी जितने बच्चे वो समझने वाले, वो सब समझने वाले, ये है रटना, ये बाकी सब, ये दोनों चीजें क्लियर समझ लेना, रटना और समझना। अब बात ये आती है कि हिंदी में रटने वाली बातें कौन सी है और समझने वाली बातें कौन सी है, ये हमें पहले तो तय करना पड़ेगा। और जो ये समझने वाली बातें भी रट के जाता है, उसको हमारे जैसे पेपर सेटर जरूर पीटते हैं परीक्षा में। वो कैसे पीटते हैं वो भी बताऊंगा। रटना इतना रट लेते हैं कि उनको पता नहीं, क्योंकि रटने वाला सिर्फ रटता है, उसको समझ विकसित नहीं हो पाती। उसका उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, मैं हर चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक लड़का है छोटा सा, अपने पिताजी के पास जाता है, और पिताजी मेरी तरफ व्यस्त आदमी है, जो सुबह निकलते हैं शाम तक, सूर्यास्त तक घर नजर नहीं आते। ऐसे व्यस्त आदमी से वो तुरंत कुछ मांगता है, पापा मुझे कुछ शब्द सिखा दो, अंग्रेजी पढ़नी है मुझे, अंग्रेजी सिखा दो। अब पिताजी को इतना टाइम थोड़ी बेटे को टाइम दे पाए, तो उन्होंने कहा एक शब्द भी देके जाऊंगा तो आऊंगा, तब तक तो ये याद कर लेगा, तो पूछ लूंगा। तो पिताजी ने उस बेटे को शब्द सिखाया YES, बेटा ये याद कर लेना। बच्चा होशियार था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्टूडेंट की तरह, पढ़ते याद कर लिया, YES YES YES। पापा केवल दरवाजे तक ही गए होंगे, उसने याद कर लिया YES YES यस यस। अब वो यही कि पापा शाम को आएंगे मुझे पूछेंगे, यस 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 यस, बस कब पापा आवे और कब मैं उनको ये उनके प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन इस दरमियान घटनाक्रम क्या घटता है कि उनके घर एक मेहमान आ जाते हैं, मेहमान आते हैं, और मेहमान आते हैं, बेटा चॉकलेट खाएगा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चल रहा है, यस। क्या चल रहा है? यस। तो मेहमान ने सोचा चलो इसको चॉकलेट पसंद है, मेहमान ने चॉकलेट दे दी, बढ़िया अच्छी बात है। मम्मी ने कहा बेटा दूध लेके आएगा, यस। बस तो जा, सामने वो है, दूध लिया, वो दूध लेने गया, वहां सामने से एक पहलवान आ रहा था, और पहलवान उस बच्चे से टकरा गया। तो पहलवान ने कहा दिखता नहीं है क्या? बोले यस। दो झपट खींच के लगा दी उसके, ठीक है ना। फिर वो घर आया, घर आने के बाद फिर पापा आए, पापा ने पूछा उसको कि क्या हो गया? बोले पापा आपने जो शब्द सिखाया, पहले तो सुखा अनुभूति हुई, बाद में दुखा अनुभूति हुई। एक हाथ उसके ऐसे ही था, है ना। फिर पिताजी ने कहा वाह कोई बात नहीं बेटा, NO नो ये याद रखना, आपने कल आके पूछूंगा। अगले दिन पिताजी ने नो बोल दिया, और वो याद करता रहा। फिर वो पड़ोसी मेहमान वापस आ गए, बेटा चॉकलेट खाएगा? बोले नो, वन्नी खाए तो तेरी मर्जी, ठीक है ना। फिर मम्मी ने दूध लेने भेज दिया, वही पहलवान वापस मिल गया सामने से, बेटा कल मार खाइए याद है कि नहीं? बोले नो। दो झापट और मार दी उसकी, ठीक है ना। बच्चे ने यस और नो के कंसेप्ट को नहीं समझा, उसने तो पापा ने जो काम दिया बस वो याद करना है। अगर रटोगे तो क्या होगा? पिटोगे, क्योंकि वो उसने रटा लेकिन समझा नहीं कि यस का कंसेप्ट क्या है और नो का कंसेप्ट क्या है। इसे एक आप जोक मान रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे व्यवहारिक जीवन में समझिए। मैं इसका उदाहरण अभी दूंगा, मैं आपको 3 चांस दूंगा। कितने चांस? 3। और मैं दावे के साथ कहता हूं 3 चांस में भी आप गलती करने वाले हो। कितने चांस देने वाला हूं? और 3 चांस देने के बाद भी आप गलती करोगे तो इसका मतलब आप सोचिए कि आपने, मैंने जो बात कही है उस बात को सत्य प्रमाणित किया, और आप उस बात को जुटलाने की कोशिश करना। मुझे अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो मिला कि इस बात को थोड़ा सही सीरियसली पढ़ा होगा जिसने, वो अभी हम बाद में करेंगे। अभी आपका टेस्ट लूंगा बकायदा, फिर पढ़ाऊंगा। डॉक्टर के पास जाता है ना, तो पहले वो बीमारी चेक करता है, इसको है क्या, दवाई क्या देनी है। तो पहले मैं आप सबको चेक करूंगा कि आपको हिंदी आती कितनी है, हिंदी में आप नॉलेज कितना रखते हो, फिर मैं आप हिंदी पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समझ विकसित करने की। लेकिन समझ
विकसित करने से पहले आपने एक शब्द सुना होगा, एक कभी इत्तेफाक शब्द होता है, कभी सुना आपने? कोइंसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं कि इत्तेफाक। इस शब्द को सभी जानते हो, इत्तेफाक को तो होता है क्या? इत्तेफाक होता है, कोइंसिडेंट होता है, होता है। जैसे कहीं आप यात्रा कर रहे हो, आपने सोचा है कि आज तो मेरी बगल वाली सीट पे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बैठ जाए भगवान, है ना, और फिर उसके बाद यही सोच रहे हो कोई सुंदरी अगर उस बस में चढ़ जाए तो हो आपको तो फिर काटो तो खून नहीं। ये स्थिति भी होगी, किसी को ऐसा लग रहा है कि आज तो बस जो मैंने कहा वो मेरे भगवान ने सुन ली, तो ये इत्तेफाक है, एक बार आपने सोचा और ऐसा हो गया। लेकिन मरण तो तब होता है जब 80 साल की करनी बुढ़िया अगर आकर के पास में बैठ जाएगी तो सारे सपने तो क्या हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। तो ऐसा कभी होता है, लेकिन इत्तेफाक होता है। लेकिन इत्तेफाक से कभी सिलेक्शन नहीं लिया जाता, याद रखना। कैसे? क्योंकि आपको वो ऑप्शन में गोले लगाने की जो रीति होती है ना, जब हमको पता है कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जय बजरंगबली का नाम लो और ठोको, ऐसे गोले लगा देंगे और किस्मत से कहीं वो 5 सही हो भी गए और आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, मैं तो ये मानता हूं। लेकिन क्या इस भरोसे आप सिलेक्शन ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते। इत्तेफाक होगा, आपने ये सेलेक्ट किया और यही राइट हो गया, ये इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं कि इत्तेफाक जिंदगी में होते हैं, कोई ये कहीं नहीं होते हैं वो भी बता रहा हूं। एक मैडम थी, उन बच्चों से ये कहा कि बच्चों कल तुम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनकी स्पेलिंग याद करके आना। कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रेडियो है ना, ट्रांजिस्टर है, सारे रेफ्रिजरेटर है, फैन है। टास्क दे दिया बच्चों को और फिर मैम अगले दिन स्कूल आई, आते ही पहले एक बच्चे से पूछती बेटा तेने क्या स्पेलिंग याद की? पहले मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग याद की। चलो बेटा कंप्यूटर की स्पेलिंग, उसने कंप्यूटर की स्पेलिंग बता दी। दूसरे ने टेलीविजन की स्पेलिंग बता दी। एक रामलाल टाइप का लड़का था अपनी क्लास में, कोई तो नहीं है रामलाल, बुरा मत मानना, ठीक है, वो आया, मैडम ने पूछा बता कौन सी स्पेलिंग याद किया, और उसको याद नहीं हुआ। पूछा उसको, फिर उसने लिखा बोर्ड पे RAD। आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियो की स्पेलिंग लिख रहा है। किसकी लिख रहा है? रेडियो की स्पेलिंग, RADIO, रेडियो की स्पेलिंग होती है। मैडम ने पूछा, उसने लिख दिया RAD। अब उसको स्पेलिंग आगे की आई नहीं, भूल गया बापड़ा, है ना। तो मैडम ने उसको कहा चल हाथ आगे कर। मैडम ने जोर से छड़ी मारी और लड़का कहता आइयो। तो मैडम ने कहा मैं यही तो कह रहा था वेंडा कि RADIO रेडियो। उसने IO का, अब वो स्पेलिंग का नहीं था, लेकिन मैडम ने समझा कि RADIO रेडियो की स्पेलिंग करा। लेकिन ये इत्तेफाक है, क्या है ये? बात समझ में आई? जिसको आई उसी को ही आई। 2 माले की बिल्डिंग है और एक विद्यालय में कोने में एक लड़का बैठा हुआ है, उसका एक दोस्त है, उसके पिताजी शांत हो गए परिवार में, तो वो कहीं जा रहा था, सिर मुंडा करके बापड़े की चोटी लटक रही थी। मैडम ने उसको स्पेलिंग पूछ दी, उसका ध्यान तो सड़क पे था। बोला गया चल हॉट की स्पेलिंग बता। तो वो लड़का मैडम की बात नहीं सुन रहा, उसके दोस्त को बुला रहा, ए चोटी। ये इत्तेफाक है, मैडम ने तो उसको हॉट की स्पेलिंग पूछी कि मेरे हॉट की स्पेलिंग बता, और वो HOT उसके दोस्त को बुला रहा है। तो मैडम ने कहा बैठ जा, सही है तेरी स्पेलिंग। अब समझ में आ गया आपको? ये है इत्तेफाक। लेकिन जिंदगी में हमेशा क्या जरूरी थोड़ी है कि चोटी निकले वहां से हॉट की स्पेलिंग पूछे, इसलिए ये ध्यान रखना। अब बात आती है रटने को, आप महत्व तो कम देंगे, समझने वाले बातों को ज्यादा समझेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपने हिंदी को सही तरीके से पढ़ा। खैर अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों पर, फिर मैं आपका टेस्ट भी लूंगा बकायदा, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सीरियस बातें कर रहा हूं। हिंदी को पढ़ने की रीति क्या है? आज की क्लास कुछ लिखने वाली नहीं है, सिर्फ मैं ब्रेन वॉश करने वाला हूं। जैसे दीपावली की सफाई करते हैं, काफी दिनों बाद हम किसी पुराने घर पे जाते हैं तो जाले साफ करते नहीं करते, बस वही काम करने आए हो आज। तो आज सिर्फ मैं कि हिंदी को आप कैसे पढ़ना है, कल आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर के आना कि मुझे हिंदी में इस तरीके से पढ़ना है और ये पढ़ना है। देखिए हिंदी की जो आपकी कृषि पर्यवेक्षक की जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा,
उसको थोड़ा इन दो भागों में इसको पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कुछ पार्ट ऐसा है जो याद करने वाला है, कुछ पार्ट ऐसा है जो समझ विकसित करने वाला है, यानी समझने वाला है। और समझने वाला जो पार्ट है वो 75% है, और याद करने वाला वो कितना है 25% है। परसेंटेज किधर ज्यादा है? समझने वाले में 75%। ठीक है, अब बात आती है कि समझने वाले में पार्ट में क्या क्या है, पहले वो मैं क्लियर करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संधि। संधि के बाद हम बात कर रहे हैं समास और उपसर्ग, ठीक है, और प्रत्यय और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक है, ये मेजर ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मेरा रोल है और पूरा पार्ट में पढ़ाने वाला हूं इन पर। और मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में इन टॉपिक का कितना महत्व है। अभी तक आपने जो हिंदी पढ़ी और मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें बहुत अंतर दिखने वाला अभी आपको, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इन सब पर बात करूंगा। फिर आपको लगेगा नहीं हमने हिंदी कैसे पढ़ी और हमें हिंदी कैसे पढ़नी चाहिए। याद करने वाले में हम बचपन से जिनको याद कर रहे हैं क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, दूसरा क्या है, विलोम शब्द। फिर है शब्द युग्म, क्या है, शब्द युग्म, सबके बारे में भी बात करूंगा। ये है अनेकार्थक, अनेकार्थक, ठीक है, अनेकार्थक। फिर एक पार्ट आपका लोकोक्ति का, एक पार्ट है आपका मुहावरे, और एक पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। यानी मोटे तौर पर ये कृषि पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम हो गया। यानी सारे टॉपिक लगभग लगभग मैंने लिख लिए कि एक तरफ आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक तरफ पर्याय, विलोम, शब्द युग्म, अनेकार्थक, लोकोक्ति और मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। ये पार्ट कितना है हमारा 25%। ये पार्ट कितना है 75%। याद करने वाले की बात कर रहा हूं। अब 75% पूरा का पूरा अध्यापक केंद्रित है, यानी मैं इस पर बात करूंगा, और ये पूरा का पूरा विद्यार्थी यानी छात्र केंद्रित है। ठीक है, अब मुझे बताइए इनमें से सिलेक्शन कौन करवाएगा? मुझे ये बताइए 25% और 70%, असली गणित जो है जो समझ नहीं वो बता रहा हूं, बताइए कौन कराएगा? आप बताएं परसेंटेज किधर जाता है, सिलेक्शन कौन करवाएगा? 75%, शाबाश। आप बताएं सर सिलेक्शन कौन करवाएगा? 75%। आप बताएं है? कैसे एक्सप्लेन? चलो बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो ये बहुत अच्छी बात कही है। क्या नाम बेटा आपका? कहां से? अजमेर से, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये जो मैंने, ये गणित थोड़ी अलग है, उसका कारण बता रहा हूं। ये जो पार्ट है ना, ये जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं उन सबको मैं 75% पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये विद्यार्थी के स्वयं पर आधारित है। इसकी क्या गारंटी है कि सभी बच्चे 25% पढ़ेंगे? इसमें से याद करने वाला कोई 5% पढ़ रहा है तो 75 और 5 कितने हो गए? 80। कोई इसमें से कितना पढ़ रहा है? 10%। कोई इसमें कितना पढ़ रहा है? 15। कोई कितना पढ़ रहा है? 20%। इसका मतलब हमारे परसेंटेज को बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में ही है। ये तो मैं सबके साथ बराबर मात्रा में पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब सारा खेल इधर से है, सिलेक्शन लेना या न लेना, इसका मतलब याद करने वाला पार्ट है। और ये अगर हमारा पक्ष अगर मजबूत हो गया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप किसी भी कंपटीशन के हिंदी के पेपर को क्रैक कर सकते हो, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रणाली का पेपर है जिसमें ये पाठ्यक्रम के बिंदु के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि समझने के साथ साथ आपको स्वयं स्वाध्याय करना पड़ेगा, खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा। और वो याद करने वाला पार्ट कौन सा? आपका ये पार्ट है जो याद करने वाला है। हालांकि इन सब पर मैं बात करने वाला हूं और इन सबको मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन इनको मत। अब बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी वजह क्या है।
वो भी मैं आपको बताऊं, समझने वाले को मैंने इधर क्यों रखा है उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक टेस्ट लेना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे, मेरे सारे टेस्ट कॉपी के लास्ट पन्ने पे होंगे, जो जो भरते जाएंगे पीछे से आगे की तरफ आना। तो अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाइए, मैं एक टेस्ट ले रहा हूं आपका, और जो सवाल है वो सुनना। पहले सवाल ये है कि आपको मैं जो टेस्ट दे रहा हूं सिर्फ पेन का प्रयोग करना है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है। और कोई अगर उसका उत्तर बोले या आस पड़ोस में बोलता है तो वो कल से फिर क्लास, मेरी क्लास में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मेरा हिसाब किताब अलग है। क्योंकि मैं चाहता हूं सिलेक्शन सभी बच्चों का हो, उसके अंदर भी वो सामर्थ्य विकसित हो कि हाँ मुझे इसका उत्तर आता है। अगर आपको उत्तर आता है तो अपनी कॉपी में राइट करना है, किसी को बताना नहीं है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आपने प्रश्न को राइट किया या नहीं किया, दूसरे को हेल्प नहीं करनी है। चलिए अपनी कॉपी के अंदर ये विकल्प लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, फटाफट, और मुझे आंसर बताइए। आप आपकी कॉपी में राइट करिए इसे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर बताना नहीं है, खाली मुझे टिक कर लो, मैं आ रहा हूं आपके सबके पास आऊंगा। आप सबको है ना हिंदी का बहुत अच्छा विद्यार्थी बना के यहां से भेजूंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। और इधर बताइए किसने राइट किया। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ इधर बताएं, बहुत बढ़िया, इधर बताओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, सब एक जैसा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ इधर आप बताओ क्या राइट किया है। चलिए, हाँ इधर, बहुत बढ़िया, इस लाइन में बताओ, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, इतने लोग तो जानते हैं कम से कम। हाँ चलिए, इधर सबके हो गया। चलिए, सबने मेरे हिसाब से राइट कर लिया होगा, ठीक है, चलो। हाँ बेटा, ओके, अब पहले पढ़े मेरे से। हाँ मेरे तेरा याद आ गया मुझे। हाँ देखो बहुत सारों ने उत्तर दे दिया है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, मैंने आपको एक बात कही थी, मैं आपको 3 चांस दूंगा। मैं पिछले कई साल से पेपर बना रहा हूँ, कंपटीशन के भी और ये आपको पढ़ाने वाले भी। देखो, इसको पढ़ने से पहले इस प्रश्न को पढ़ो आप। पढ़िए आप, क्या लिखा है, कौन सा वाक्य, क्या इसमें वाक्य है। बस यही आप लोगों ने गलती की। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आपको अभी कंपटीशन में कितना सीखना वो बता रहा हूं आपको। आपने गलती क्या की, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह का हमारा माइंड पहले से सेट है। वो सेट कैसे, मैं बता रहा हूं। हमने जो हमारे विचारधारा हमारे मस्तिष्क में रख दी है, बस उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कोई व्यक्ति फतेह सागर किसी व्यक्ति के साथ है, कोई लड़का किसी लड़की के साथ भी है ना, हमारी मानसिकता यही है कि ये इसके साथ रहती होगी या इसकी इसकी फ्रेंड होगी या वगैरह वगैरह। पर क्या जरूरी है वो उसकी सिस्टर भी हो सकती है। हमारा नजरिया हमेशा नकारात्मक ही होता है, पॉजिटिव कम होता है। और यही बात कंपटीशन में भी होती है। अब अगर आपका पेन रुक जाता तो मुझे बेहद खुशी होती कि आपने प्रश्न को पढ़ा है। इसलिए ध्यान रखना, कंप्यूटर हिंदी जैसे अगर प्रश्न पत्र को क्रैक करना है, क्योंकि हिंदी भाषा का मामला है, जब तक आप प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उत्तर की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। और आपने गलती क्या की, आपने प्रश्न नहीं पढ़ा, आपने डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको हिप्नोटाइज ही ऐसा किया, कपड़े तो गाड़ी जाओ दो बनना ठोको, अरे काका जी को राजे। हाँ? तो नहीं, ये पढ़ने पढ़ने के बाद अगर आपको तो अरे यार ये तो वाक्य है ही नहीं,
फिर आप कहते हैं सर इस प्रश्न में कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, ये प्रश्न तो गलत है। तब तो लगता हाँ आपने वास्तव में प्रश्न पढ़ा है, तो मुझे अच्छा लगता। खैर मैं केवल ये चेक करना चाह रहा था कि आप प्रश्न पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि खाली बस धूल में लट लगा रहे हो कि चलने दो। और इस चीज को स्वीकार करना, इस चीज को आप स्वीकार जरूर करना कि नहीं यार वास्तव में हम परीक्षा में गलती करने का एक कारण यह भी होता है कि हम प्रश्न ढंग से नहीं पढ़े। और उसका आज आपने मुझे बता दिया प्रमाण, क्योंकि सबने टिक किया, किसी ने इस पर, किसी ने इस पर, किसी ने इस पर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये प्रश्न अगर ऐसा है तो ये प्रश्न नहीं है इस ऑप्शन के लिए। यहां होना चाहिए शब्द, कौन सा शब्द? शुद्ध है। अब ये प्रश्न बिल्कुल सही है और ऐसी स्थिति में सही आंसर क्या होगा? ये वाला आशीर्वाद। ये आपको मैं विसर्ग संधि में मैं पढ़ाऊंगा। मेरी एक एक बात याद रखना कि मैं कौन सी बात कब कह रहा हूं और ये बात कब आने वाली है। विसर्ग संधि में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये शब्द, और मैं आपको बताता हूं कि ये शब्द सबसे ज्यादा मिलेगा ट्रकों के पीछे। और एक डायलॉग लिखा रहता, माँ का आशीर्वाद। वो माँ का ही आशीर्वाद होता है, क्योंकि पिताजी कुटे तो फिर माँ का आशीर्वाद ही होता है। और क्योंकि वो छठी फेल होते, पांचवी फेल होते और ड्राइवर बन जाते हैं, और उनको क्या है, मात्रा से कोई मतलब ही नहीं। आप ट्रक के पीछे लिखे हुए आशीर्वाद को देखना, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, कब हिंदी को जी तो रहे, कम से कम हिंदी लिख तो रहे इतनी, ठीक है। लेकिन जब मैं हाईवे से आता हूँ, मेरे विद्यालय से, मैं नेशनल हाईवे से ही आता हूँ, 6 लेन से ही आता हूँ दिल्ली, तो मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, मेरे आगे अगर मेरी गाड़ी जब जा रही होती है तो आगे कोई गाड़ी होती है तो मैं उस गाड़ी के पीछे डायलॉग लिखे रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ कि किसने क्या लिखा है, किसने क्या लिखा। और कोई कोई तो इतने खतरनाक होते छठी फेल है, लेकिन हर सब्जेक्ट के मास्टर, आईटी करके आए हो जैसे। एक गाड़ी के पीछे क्या खतरनाक लिखा था कि मैं दंग रह गया। मैंने कहा इतनी बढ़िया दिमाग लगाया, इससे बढ़िया तो कहीं और पहुंचना चाहिए था। उसने क्या लिखाया, उसने लिखा, ये कुछ समझ में नहीं आया, पर एक छोरी तेरा क्या विचार है। क्या हिंदी गणित अंग्रेजी का समन्वय कर दिया हा? आ गया समझ में? अब आप सोचिए, जिसने इतना दिमाग उसमें लगाया तो पढ़ता तो क्या होता। बात समझ में आई? अब इसका सही आंसर होगा आशीर्वाद। बात समझ में आ गई? चलिए एक चांस और देता हूं। अभी तो गलती की है, नेक्स्ट टाइम में गलती मत करना। चलो लिखो ऑप्शन। आपने भगवान राम का नाम सुना ही होगा। अभी हाल फिलहाल एक मंदिर बना कहीं फेमस, राम मंदिर। नहीं जानते हो तो थोड़ा आईक्यू तक ले जाऊं यूं। हाँ जानते हो राम मंदिर, बस ठीक है। प्रश्न ये कह रहे भगवान राम के पिताजी का नाम जानते हो कौन थे? दशरथ। इतना कुछ पता होना चाहिए हमें। प्रश्न ये है कि जो राजा दशरथ थे वो कहाँ के राजा थे? अपना आंसर मुझे टिक करिए फटाफट। और ऑप्शन है काशी, अयोध्या, कौशल, मथुरा। और लिखिए आंसर। मैं आपकी कॉपी चेक करना चाहता हूँ कि राजा जो दशरथ थे वो कहाँ के राजा थे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सौ को प्रश्न समझ में भी नहीं आया होगा। हाँ प्रश्न गलती, हाँ क्या पता, आप लिखो प्रश्न गलत है, लिखो प्रश्न गलत है। हाँ भगवान राम कहाँ के राजा थे, या यूं कहो तो उनके पिताजी यानी दशरथ कहाँ के राजा थे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अयोध्या कहाँ के राजा थे? अरे राम मंदिर कहाँ है? तो भगवान राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। और दशरथ कहाँ के राजा थे?
अयोध्या के। गलत। अब समझो इसको, प्रश्न को समझिए। हमारा माइंड सेट है, हमारा माइंड क्या सेट है कि देखिए अयोध्या बहुत फेमस है, इतना प्रचलन में है कि अयोध्या अयोध्या, और वास्तव में जितना कौशल प्रसिद्ध नहीं है उससे कहीं अधिक अयोध्या प्रसिद्ध है। भगवान राम जो है यानी उनके पिताजी है ना, वो कौशल के राजा थे, अयोध्या के नहीं थे। अब आप ये सोचोगे ये कैसे, ध्यान रखना, अयोध्या तो कौशल की राजधानी है। अयोध्या जो है वो कौशल की राजधानी है, और कोई भी राजधानी का राजा नहीं, राज्य का राजा होता है। इसलिए किसके राजा थे वो, कौशल के। अब इस प्रश्न को मैं यूं ले लूं कि भजन लाल जी शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री है कहाँ के, जयपुर के, या और कोई दूसरे लिख दे तो आप क्या राइट करोगे? हाँ, क्योंकि राजधानी है जयपुर तो, और राजस्थान पूरा राज्य है। इस प्रश्न के अंदर न तो प्रश्न गलत है, नहीं विकल्प गलत है, बात है प्रश्न को घुमाया गया है। हम क्या समझ रहे हैं कि भगवान राम या दशरथ अयोध्या में रहे, अयोध्या में मंदिर बनाया, अयोध्या ही सब कुछ है, नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौशल। किस किसने कौशल लिखा है, और वो इसने अपना कौशल दिखाया है, बहुत बढ़िया, सही आंसर लिखा है। और लास्ट और अंतिम, हाँ हाँ इत्तेफाक हो गया, ओके ओके ओके, चलिए एक और लिख लो। चलिए, नहीं हाँ मैं कह रहा हूं, आप तो खाली प्रश्न को लिखिए और आंसर भी लिख देना। प्रश्न ये है कि पंचम वर्णों का सही क्रम क्या है। तो जिनको पंचम वर्ण समझ में आएंगे वही उत्तर देगा, बाकी उत्तर उनको समझ में नहीं आया वो ये उत्तर नहीं दे पाएगा। चलिए देख करिए इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, पंचम वर्ण का सही क्रम, आंसर बताओ। क्या ये प्रश्न समझ में आया? तो आंसर लिखो फटाफट, मैं आ रहा हूं आपकी कॉपी चेक करने। ABCD आपके ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं यहाँ। पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है? शाबाश शाबाश, चलो बताए पीछे। समझ में नहीं आया तो फिर आप थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ इधर आप बताओ, पंचम वर्ण प्रश्न समझ में नहीं आया, पंचम वर्ण नहीं समझ, जानते हो नहीं जानते हो? अपने क ख ग अंग च छ ज य ट ठ ड ढ अण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, और इन पांचवों का ऊपर से नीचे क्रम क्या होता है, वो है। हाँ शाबाश, चलो इधर बताओ आप लोग। हाँ, पंचम वर्ण का सही क्रम। हाँ देखिए इस प्रश्न में जिसको समझ में आया ही नहीं है तो उनके लिए फिर ऑप्शन क्या, प्रश्न क्या, ठीक है। और जिनको समझ में आया है वो अच्छी बात है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है उससे पहले मैं थोड़ा पंचम वर्ण के बारे में बता दूं, ठीक है ना। पंचम वर्ण क्या होते हैं, ये हमारे क, ये च, ये ट, ये त और ये प। आपको पता है ये जैसे हम ट, ठ, ड, ढ, अण, तो 1 2 3 4 5, ये पांचवें नंबर का वर्ण होता है। तो च के बाद कौन आएगा, श, फिर कौन, ज, फिर ज, और फिर कौन आएगा, य, ये पांचवें नंबर का है। त के बाद कौन आएगा, थ, द, ध, न, ये पांचवें नंबर का है। प के बाद फ, ब, भ,
ये कितने नंबर का है? 5 नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये पंचम वर्ण का ऊपर से नीचे क्रम क्या है, सही क्रम क्या होता है, वो प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न की भाषा ये कह रही है। और हमारे पास जो विकल्प था, तो देखिए क ख ग अंग च च ज य ट ठ त अण और न और म, ये राइट है। किस किसने लिखा है ये? गलत। ओ लाइव वाले भी ए लिख रहे हैं, ठीक है ना? खूब, उन्होंने भी ए। हाँ, अब आप सोचिए, तो आपको लग ही रहा होगा कि नहीं यार अब तो सही हो गया मेरा। अरे वापस बैक आते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ तो क के बाद कौन आएगा? ख ग ग, और ये है अंग। असली खेल क्या है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी में आया, पूरी वर्णमाला पढ़ के आ गए बच्चे, और इस प्रश्न में भी मर गए हो, उनको समझ में नहीं आया क्या करना है। और वहां पेपर में ये है अंग और ये है अड़, दोनों में अंतर है। कितना बारीक प्रश्न बनाया। और फिर वो तो अपने तो गाड़ी जा रही है बनना, क ख ग अंग य अण न म, ठोको गोला करो, और 3 नंबर टेम्पो में गिनेंगे, पेपर गिनते जाए। मेरा एक प्रश्न ये राइट हो गया, भाटा राइट हो गया। हाँ, नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर वास्तव में पंचम वर्ण को पढ़ा है तो आप कहोगे कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दरवाजा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने। तो इस बार आपको यहाँ कलम रुकनी चाहिए थी कि नहीं सर, लेकिन हमारा माइंड सेट है यही जवाना, तो यही ठीक है, नहीं है। तो फिर सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा क ख ग अंग च छ ज य ट ठ ड ढ अण, फिर ये न और ये म। अब इसको लॉक कर लेना, आगे कभी भविष्य। और आपको मैं यहां से टेस्ट पेपर में भी दूंगा, ये मिलेंगे आपको। और जो क्लास में बात कर रहा हूं मैं वही पेपर बनाता हूं, जो बात बात में जो कहता हूं ना वही पेपर बन जाता है। इसलिए हर बात को गौर से सुनना। यह है हमारा पंचम वर्ण का सही क्रम। अब देखिए आपको पेपर सेटर ने कहां फंसाया, इसको लेकर के फंसा दिया। हालांकि ये भी एक वर्ण है, और ये वर्ण कहलाता है उत्क्षिप्त। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, हालांकि अभी इसकी शुरुआत अभी यहाँ आ गई है, तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ये जो वर्ण है ये अड़ की ध्वनि पैदा करता है। किसकी ध्वनि? अड़। और ये कहां आता है हमारी वर्णमाला में? जब हम त थ द ध पढ़ते थे तो वहां पर आता ट ठ ड आ रहा। ये दो ऐसे वर्ण हैं, इनके भाई हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। एक है ड के नीचे बिंदी और एक है ढ के नीचे बिंदी। इनको कहते हैं अड और अढ़। अब आप सोचोगे कि यार ये इनका कहां प्रयोग होता है? एक बात हमेशा याद रखना, पूरे जीवन काल में इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता। कभी भी आप देखना, किसी भी ड और ढ के नीचे अगर कोई शब्द आरंभ होता और अगर बिंदी मिल जाए तो मुझे ले आना यहां पर मेरे पास, मैं देखता हूं ऐसा कौन सा शब्द है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है बोलने का, वो अड़ जो है वो बीच में आता, कभी अंत में, मतलब प्रारंभिक में कभी भी नहीं आएगा। कैसे? कोई अगर ऐसे लिख रहा है, ये डालडा नहीं है, अड़ाल डालडा। हाँ हाँ, अरे ये देखो, ये क्या लिखा है? नहीं, अड़ाली, अड़ाली है। इसलिए ध्यान रखना, कभी आरंभ में ड और ढ के कभी बिंदी नहीं आती। लेकिन अपना माइंड सेट है, काका जी को राज है, यहाँ लड़के मैं देखता हूँ मेरे पास कॉपियां आती है, चेक करते हो ना, तो ढक्कन की बिंदी लगा देते हैं। अरे ढक्कन के काय बिंदी लगेगी, ये अड़क्कन हो गया। ये अड़ की ध्वनि है, कभी आरंभ में कभी बिंदी लगती भी नहीं है, ठीक है ना? तो कहां लगती है? वो जब अड़ की ध्वनि आए तभी लगती है। कैसे? देखिए, ये पहले केवल इस शब्द को ही पढ़ना, क्या लिखा? सड़क। ये सड़क है, ये सड़क लिखा हुआ है। अब ये बन गया सड़क। अड़ की ध्वनि सड़क, अड़ देखो, सड़क सड़क सड़क। ये देखो बीच में ये ध्वनि आ रही है, हमारी जबान फेंकती है, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना। जैसे ये देखिए, ये मेरे सामने वाली खिड़की, अड़ की ध्वनि है, खिड़की खिड़की अड़ की ध्वनि है, ठीक है ना? उसमें रहती है एक लड़की,
जिसे देख आंख मेरी भड़की। है? अड़ा की ध्वनि आ रही नहीं आ रही? अब आप हाँ, आप इसको केवल बिंदी हटा दो, लड़की खिड़की भड़की ऐसे बोलते हो क्या? है? नहीं बोल, ये ध्यान। बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई हमारी, 3 प्रश्न को लेकर के मैंने बात कही, और बहुत सौ ने तीनों में ही गलती कर दी। किसने प्रश्न को समझा नहीं, किसने विकल्प को नहीं समझा। तो हमको अपने पूर्वाग्रह से जो हम पहले पढ़ के आए उस माइंड को तो अपन को कहीं रखना है, और मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है। अब मैं थोड़ा पाठ्यक्रम पर वापस आता हूं, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है और कुछ बातें करनी है बहुत सारी, उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है आपका संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ी इन पर जानकारी दे देता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन टॉपिक है पर्यायवाची, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जब भी हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, हमारी शैली क्या रहती है? पानी के पर्यायवाची, जल नीर वारी तोय अंबु सलील, हाँ पानी याद हो गया। फिर पेड़ के, आंख के, तालाब के, और जो कभी परीक्षा में आते ही नहीं, परीक्षा में तो आएंगे यमुना का पर्यायवाची, फिर हमारे को तो पता ऊपर की जमीन नीचे, नीचे की ऐसे होगा, हम अगले बगले झाकेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रश्न बनेगा कैसे। इसलिए एक तो पर्यायवाची को पढ़ने का तरीका बदलिए अपने व्यवहारिक जीवन में। मैं कह रहा हूं पर्याय रटने का स्वभाव तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। आसपास पर्यायवाची इतने भरे पड़े, खाली एक हमारा नजरिया होना चाहिए शब्दों के साथ खेलने का। मैं इतने शब्द सिखाऊंगा आपको। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, थोड़े दिन पहले एक गाना आया था और वो गाना बहुत फेमस हुआ, मेरे रश के कमर, ऐसा कुछ आया था ना? हाँ, रश के कमर आया था ना। ये किस किसने सुना? हाथ खड़ा करें। हाँ, सबने सुना? हाँ, आपने सुना? ये कमर का मतलब क्या होता है? क्या होता है कमर का? हाँ, आपने भी सुना होगा। तो ये कमर का मतलब क्या होता है? वो बाद में जाएंगे कमरे तक तो। हाँ, बताओ। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको पता भी नहीं है उस रस के कमर में कमर कौन है, और कमर की बात कही है, इस कमर का मतलब क्या है, जानने के लिए देखे अगला एपिसोड, बताऊंगा मैं। फिलहाल फिलहाल तो बात कर रहे थे पर्यायवाची की। जैसे एक सामान्य सी बात है, देखिए बहुत सारी बातें कर रहा हूं मैं, एक सामान्य सी बात, जैसे मैं क्या लिखा है, ये विश्व, क्या लिखा है? विश्व। अब किसी को पर्यायवाची पूछेंगे तो यकायक याद नहीं होते, लेकिन हमारे आसपास इतने पर्यायवाची भरे पड़े हैं और हमको सिखाने वाले सिखा के गए, लेकिन हमें नहीं पता। जैसे देखिए चलता हूं, बहुत पुराने समय में एक संगीतकार और गीतकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपसे सवाल प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे उसका उत्तर बताना। आपको पता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक गाना ऐसा होता है, अगर वो नहीं बजे तो बेमानी सा लगता है, और वो गाना है लोगो तुम खूब लगा लो नारा। ये गाना आपने कभी सुना? ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था। किसने गाया? सबको पता होना चाहिए, लेकिन आप में से ऐसा कौन विद्यार्थी है जो ये बता सकता है कि ये गाना लिखा किसने? ये गाना लिखा किसने? ये देशभक्ति गाना है, नेशनल एंथम से कम नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता है। इतनी बढ़िया जो लिखने वाली पोइट्री लिखने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में हमें नहीं पता, और इस गाने को इतना बजाया जाता है, इतना हम गाते हैं। और क्या गाना है, देशभक्ति है मेरे वतन के लोगों, है ना, कितना फेमस गाना, पर हमें नहीं पता। पर मैं आपको बताता हूं, आज के बाद इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बेबाकी से देना, और उस व्यक्ति का नाम है कवि प्रदीप। कौन है? कवि प्रदीप। और ये वो व्यक्ति है, जैसे आज की तारीख में जो बाहुबली ने पैसा कमाया ना, उस प्रकार से उन्होंने एक मूवी में गाने लिखे थे, उतना पैसा कमा लिया। और वो मूवी थी जय संतोषी माँ। कभी आप बैकग्राउंड में जाओगे पीछे, और उस मूवी के जितने गाने लिखे, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, मैं तो आरती उतारू संतोषी माँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे थे, और वो मूवी बहुत फेमस हुई थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं, कवि प्रदीप ने। और कवि प्रदीप ने बातों ही बातों में इसका पर्यायवाची हमें सिखा लिया था, और उन्होंने गाना लिखा था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
ये संसार विश्व का ही पर्यायवाची, और हमारे गानों में कहीं है, हमको पता भी नहीं है। फिर समय आता है आर डी बर्मन, राहुल देव बर्मन, ठीक है ना, ये राहुल देव बर्मन जो पाश्चात्य और हिंदी म्यूजिक को कंपोज करने वाले, उन्होंने भी गाना लिखा और ऐसा गाना गाया और हमको पर्यायवाची सिखा दिया, हमको भी नहीं पता। और उन्होंने गाया था दुनिया में, यस आगे आगे बात समझ में आ गया। उन्होंने भी गाना गा लिया और हमको पर्यायवाची सिखा दिया। फिर समय आता है हमारे लंबू दादा अमिताभ बच्चन का, वो भी गाना गा के हमको पर्यायवाची सिखा के चले गए, सारा जमाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद समय आता हमारे शाहरुख खान जी का, वो भी सिखा गए, जग सुना सुना लागे जग। मैं गाने गा रही हूँ, पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं, बात समझना है इस चीज को, ठीक है ना। ये जग, ये जमाना, ये दुनिया, ये संसार, नील नितिन मुकेश ने गाना गाया था, सो गया ये जहां, जहां भी किसको कहते हैं, संसार को कहते हैं। तो संसार, दुनिया, जमाना, जग, जहान किसके पर्यायवाची है? हाँ, तो हम शब्दों को खेले, शब्दों को साथ दोस्ती करें, लेकिन ये आपकी विडंबना है, आपका दुर्भाग्य है कि गाने लिखने वाले ऐसे हो गए हैं कि 4 बोतल रोज वोट का काम मेरा रोज का है? एक कोई जिसका मीनिंग लेस, जिसका कोई अर्थ नहीं। पुराने जमाने में क्या प्यार होता और वो मर्यादित होता था, कितनी मर्यादाएं होती थी। आज के बातों में वो दम भी नहीं है। एक डाल पे तोता, एक डाल पे मैना, दूर दूर है फिर भी प्यार है ना, ऐसी बात होती थी मर्यादाओं में। और अपने यहाँ तो कुंडी न खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ, है? है? बात समझ में आ रही है? समय हो गया है ना। चलिए लास्ट और अंतिम, खैर इस पर मैं बात करूंगा, खूब सारी बात है, एक और बात लास्ट और अंतिम, अभी इस पर हम बात करेंगे। हमारे कल इसको हम कैरी करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको एक शब्द युग्म के बारे में पता है? शब्द युग्म जैसे अनल है, अनिल है, निर्माण है, निर्वाण है, ऐसे हमारे शब्द युग्म होते हैं। लेकिन हमको पता भी नहीं है शब्द युग्मों में बिल्कुल एक बारीक अंतर होने की वजह से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी बड़ी संजीदा सब्जेक्ट है, अगर एक बिंदी भी आप ढंग से नहीं लगाओ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कोई लड़का कुंती लिखना चाह रहा और गलती से बिंदी लगाना भूल गया तो, हाँ? अरे सर मैं तो बिंदी लगाना भूल गया, पर तेरे बिंदी के चक्कर में यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो रहा, नहीं हो रहा? किसी का नाम बद्री लाल है और गलती से बिंदी लग गई तो फिर बंदरी हो गया। अब आपको समझ में आया बिंदी कहां लगनी चाहिए। बिंदी माथे के भाल पर होती है तो किसी का सुहाग, किसी का सिंदूर और किसी की आबरू और इज्जत होती है। और हिंदी भी ऐसी ही सब्जेक्ट है जिसको आप बड़ी गहराई के साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो मैं बात कर रहा था शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में क्या होता है, जैसे ये एक शब्द जरा और ये क्या है, दोनों में अंतर बता दो आप। तो खाली बिंदी का ही तो है, पर इस बिंदी के भी अंतर को भी हम नहीं समझ पा रहे। हम अपने दैनिक जीवन में कभी इस बिंदी को उतार ही नहीं रहे। वास्तव में अरबी फारसी जो ध्वनि है क, ख, ग, ज और फ, इनके बिंदी लगती है, नुक्ता लगता है जिसको कहते हैं इनका हाँ इसको नुक्ता बोलते हैं, और इसका उच्चारण ही अलग होता है, लेकिन हम उच्चारण करते ही नहीं है। हम दोनों में जरा ही बोलते हैं। अब दोनों का अर्थ में अगर बता दूंगा ना तो फिर आप कहोगे नहीं फिर तो हम गलत बोल रहे थे। ये है जरा और ये है जरा। इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा यानी तनिक, और इस जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या अर्थ होता है? बुढ़ापा। लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में कभी ऐसा नहीं बोलते, हम तो यही बोलते हैं जरा सी दिल में दे जगत, बुढ़ापे में क्या खाक जगत है? हा? किसी को कहे जरा उधर खिसक, ए बुढ़ापा उधर खिसक, जरा नहीं जरा होता है। क्या होता है? जरा। और ये जरा आपको कहां मिलेगा? RSTDM। RSTDM, रहना है तेरे दिल में। आर माधवन दिया मिर्जा पर फिल्माई गई, उस पर एक गाना था, जरा जरा महकता है बहकता है, वो जरा जरा सी दिल में दे जगह, जरा नहीं ज। बात समझ में आ गई? एक बिंदी का भी अगर ढंग से उच्चारण करेंगे तो हम हिंदी के साथ क्या करेंगे? न्याय करेंगे।
नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए, और बाकी बहुत सारे, हाँ अब आपके किसी का कोई सवाल हो तो बोल दो। क्या मेरी क्लास आगे चाहिए या फिर छुट्टी रखो 24 तारीख तक? हाँ? सही। तो एक आपको मैं जाते जाते शायरी सुना के जाता हूँ। हाँ। लेकिन एक तो हो हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ? अरे नाम में क्या रखा है? अरे कुछ नहीं, आप तो पढ़ो और मस्त रहो। नाम तो धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ठीक है ना? कॉपी बना लेना, कई बात नहीं। अच्छा, मेरी बात किसी को अगर मैं कहता हूँ तो मैं क्लास के हिसाब से कहता हूँ, मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि ये अच्छा लड़का नहीं है, सभी बढ़िया हो, सब मस्त हो। ध्यान से सुनना, बस पढ़ाया जो जाए उसे याद करना, ठीक है ना? बाकी सब ठीक है। मेरा ये है कि सिलेक्शन सबका हो जाए, क्योंकि मैं 1 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं अब तक मेरे जीवन काल में। अब तक जितनी मैंने पढ़ाई करवाई है, कंपटीशन की बात कर रहा हूं, 1 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा अनुभवी जितने टीचर आते हैं उनमें से हूं। यहाँ जितने पढ़ाने आ रहे हैं ना आपको, उनमें से कुछ तो मेरे पढ़ने के बाद नौकरी लगे, कुछ तो बाद में आए हुए, लेकिन मुझे काफी समय हो चुका है, तो मुझे सब चीज का अनुभव है कि कौन सा, मुझे आंखों में पता लग जाता है कि ये लड़का सिलेक्शन लेगा। मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, वो नर है जनाना, वो बाद में बताऊंगा कैसे। खैर, तो बात आती है शायरी की। हिंदी की भाषा को समझना और उसे थोड़ा सीरियस भी मत लेना कि ये क्या है। ये जो रातों को बुलबुले चहचहाती है, ये जो रातों को बुलबुले चहचहाती है, ऐसा लगता है कि गीत विरह के गाती है। विरह जानते हो? जुदाई। ये जो रातों को बुलबुले चहचहाती है, ऐसा लगता है कि गीत विरह के गाती है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं अक्सर मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती है। लोग कहते हैं कि अक्सर मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती है। यार कोई हमसे भी मोहब्बत करो, कमबख्त हमें नींद बहुत आती है। आगे मिलेंगे।